हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी एजुकेशन पंगा। फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं इतिहास की 9th क्लास के पहले चैप्टर की, जिसका दूसरा भाग कर रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं पार्ट 2 के पहले टॉपिक की, क्रांति की शुरुआत। तो फ्रेंड्स, फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव रख दिए। जब नए करों के प्रस्ताव रखे थे, स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी, तब उस टाइम एक समस्या ये पैदा हो रही थी, क्या किसानों को बुलाया जाए इस बैठक में, क्या औरतों को बुलाया जाए या कारीगरों को बुलाया जाए। पर ये सब वर्जित थी, इनको बुलाना वर्जित था। फिर भी इनकी समस्या को 40,000 पत्रों के माध्यम से शिकायतें दी गई और मांगों की सूची बनाई गई, जिससे कि उनकी प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। पर स्टेट जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। स्टेट जनरल था, उसके अनुसार ये कहा जाता था, उन्होंने नियम रखे थे कि 25 सकता है, एक वर्ग दे सकता है मत अधिकार। ठीक है। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी ना, तो उसी तरफ उसकी दूसरे अपोजिट साइड पूरा फ्रांस आंदोलित होता जा रहा था। कड़ाके की ठंड थी, फसल खराब हो गई थी, इस वजह से पाव रोटी की कीमतें छू रही थी। तो इसमें बेकरी मालिक की स्थिति का फायदा उठाते हुए उन्होंने क्या करा, एक जमाखोरी करना शुरू कर दिया। जमाखोरी समझ रहे हो ना, एक वर्ड बोलना नहीं चाहिए, गंदा वर्ड है, पर नहीं, उन्होंने इस स्थिति का बहुत गंदा फायदा उठाया, जिससे कि ये लोगों को ज्यादा तकलीफ होने लगी। तो फ्रेंड्स, अब हम कह सकते हैं कि बेकरी की दुकान पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने जब बेकरी शॉप पर उन्हें पाव रोटी नहीं मिल रही है घंटों के इंतजार करने के बाद भी, तो क्या करती हैं, वो तोड़ देती हैं, तोड़ फोड़ कर सारा गुस्साई जितनी भी औरतें तोड़ फोड़ करके ले जाती हैं पाव रोटी को, क्योंकि उनको तो अपने परिवार को देखना है ना, माँ से बड़ा वॉरियर कोई नहीं है। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। मैंने बताया था 14 जुलाई को वास्तिल पर ढाबा बोलकर उन्होंने नेस्तानाबूद कर दिया था। नेस्तानाबूद करने के बाद जो उनको बताया गया था कि मैंने बताया ना था आपको उसमें पहले टॉपिक के अंदर कि जो उनको आज्ञा दी गई और वहां पे गए, वो किले के ताले तोड़ दिए गए, वहां के जितने भी औजार थे सब नेस्तानाबूद कर दिए गए थे। देहाती इलाकों में ये अफवाह फैल चुकी थी कि अफवाह फैला दी गई थी कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर, मतलब जो होते हैं ना अमीर बड़े बड़े जमींदार, उन्होंने क्या करा, लुटेरों को बुलाया है भाड़े पर, तो जो पक्की फसलों को तबाह करने के लिए है। पर यह अफवाह थी, कोई रियल बात नहीं थी। कई जिलों में डर से आक्रांत हो गए थे किसान। उन्होंने क्या करा, अपने कुदाल तो आप जानते होंगे ना, उनके औजार, उन्होंने कुदाल उठाई, कुदालों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। जो ग्रामीण इलाके थे वहां पे आक्रमण कर दिया कि हम अपनी फसलों को नहीं नष्ट होने देंगे। इसी कारण से उन्होंने अन्न भंडार के लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेज को लगाकर रख दिया, जलाकर राख कर दिया। क्यों, आप भी सोचिए कि जब किसान के साथ ऐसा बोला जाएगा तो क्या करेंगे, वो वहां उस जगह जाएंगे जहाँ पे लगान भरते हैं। अब उस चीज को उन्होंने क्या करा, भीड़ में फायदा उठाया, जितना भी लगान का था सारा जला के राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरों को छोड़कर भाग गए। बहुत ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले ली थी। क्या करे, वो डर गए हैं। अब जो डर है तो उनके तो पता है कि आप पड़ोसी देश में बच सकते हैं ना, तो यहाँ तो बच नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो सारे ही गुस्साई हैं कि आंदोलन फैल चुका था। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। तो फ्रेंड्स, इसमें पता चलता है कि नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया था, और दूसरी तरफ क्या है, सम्राट की शक्तियों को सीमित कर दिया गया था। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित ना होकर अब इन शक्तियों को अलग अलग संस्थाओं में बांट दिया गया, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आप इसे गूगल करके देख सकते हैं, इसकी अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं इसके बारे में। मैं इसके बारे में पूरा पर बताऊंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। इनकी अलग अलग शक्तियों के अलग अलग कार्य होते हैं। सन 1791 में संविधान के कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया था, जिससे सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया जाता था, जो अर्थात जिन्हें मत देने का अधिकार था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले ही दे सकते थे। अब क्या है, आज के टाइम में कितना है, 18 कर दिया है, पर पहले था 25 वर्ष। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं राजनीतिक प्रतीकों के मायने। ये उस टाइम की समस्या बहुत गंभीर समस्या थी कि 18वीं सदी में ज्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे। जब पढ़े लिखे नहीं थे
तो इसलिए प्रसार कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी। फिर भी इस समस्या को चुनौती देते हुए इनकी आकृतियों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। जैसे कि पहला प्रतीक, हम पहली बात करते हैं टूटी हुई जंजीर। आपको चित्र में दिख रहा होगा कि टूटी हुई जंजीर दिखाई गई है, दासों का बांधने के लिए की जाती है। परंतु जब टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक होता है। ठीक है। दूसरी बात करते हैं छड़ों का गट्टर। आपको चित्र में दिख रहा होगा कि छड़ों का गट्टर है। अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, परंतु गट्टर को नहीं छोड़ा जा सकता। जो गट्टर हो जाता है, खट्टे हो जाते बहुत सारी, तो एक साथ नहीं तोड़ा जा सकता। तो ये प्रतीक बताया जाता था, उनको प्रचार किया जाता था कि आप एक साथ रहेंगे तो कभी कोई आपको अलग नहीं कर सकता। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख। आपको चित्र के अंदर दिख रहा होगा कि त्रिभुज के अंदर से एक आंख दिख रही होगी। सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है, जो सूरज की किरणों के अज्ञान रूपी अंधेरों को मिटा देती है। तो फ्रेंड्स, तो आपको दिख रहा होगा राजतंत्र शाही सत्ता का प्रतीक है। राजदंड जो होता है वो शाही सत्ता का प्रतीक है। ठीक है। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप। आपको एक चित्र में दिख रहा होगा कि एक सांप ने मुंह में ले रखे, जैसे कि पूंछ ले रखे मुंह में, तो उसमें क्या है, कहीं भी कोना नहीं मिलता। तो समानता का प्रतीक होता है कि एक समान है हर जगह से। अंगूठी को देखा होगा, कहीं से उसमें नहीं होता है, वो भी एक समान रहती है। समानता का प्रतीक अंगूठी का कोई और दूसरा छोर नहीं होता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, आतंक का राज। उस टाइम बहुत ज़्यादा आतंक का राज फैल चुका था। सन 1793 में 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। इस समय रोस्पेयर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्ती नीति अपनाई थी, और इस नीति के तहत गणतंत्र को जो भी शत्रु थे, जैसे कि कुलीन एवं पादरी और अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य जो उनके काम से सहमत नहीं थे, तो उन सभी को क्या करते थे, वो दंड दे दिया करते थे। उन सभी के गिरफ्तार कर लिया जाता था और जेल में डाल दिया जाता था। एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाता था। अगर वो मुकदमा हार गए तो क्या किया जाता था, उनका सिर कलम कर दिया जाता था। किससे किया जाता था, गिलोटिन से। गिलोटिन एक आपको चित्र में दिख रहा होगा कि ये गिलोटिन है, कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं गिलोटिन के बारे में। गिलोटिन दो खंभों के बीच लटके हुए वाली मशीन था, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन पर पड़ा है। आपने देखा होगा, चित्र के अंदर देखिए कि गिलोटिन कैसा होता है। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर भी बाध्य किया जाता था सरकार द्वारा कि हम जो कीमत रखेंगे उसी कीमत में बेचना होगा आपको। इस चीज के लिए भी उनको बाध्य किया जाता था। रोस्पेयर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अतः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। जिसने इसका नियम को कठिनाई से बनाया, उसी को ही जब न्यायालय ने जब इसका आंसर दिया, तो जब न्यायालय ने जब न्यायालय द्वारा इसको दोषी ठहराया गया, तो इसी के ही नियम से, इसी के ही अनुसार गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया और धड़ से अलग कर दिया गया इसका भी सर। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने अन्य फ्रेंड्स को भी 9th क्लास से रिलेटिव और अन्य में एजुकेशन से रिलेटिव मैं वीडियो लेके आऊँगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलिए। MD एजुकेशन पंगा, और मेरी इंस्टा ID है MD एजुकेशन पंगा। तो मुझे इंस्टा ID पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।